दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए। पर क्या अमेरिका की तैयारी बस 2 परमाणु बम गिराने की थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का द कार्बन ट्री शो के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन कार्बन टेक में। जानेंगे अमेरिका ने जापान को लेकर क्या क्या तैयारी कर रखी थी और उससे अमेरिका में क्या रायता फैला। अवधेश चौरसिया जी ने बहुत ही मस्त वीडियो बनाई है, लास्ट तक जरूर देखें, बहुत मज़ा आएगा। तो अभी इंट्रो। नमस्कार, न्यूक्लियर एक्सीडेंट के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आप सभी जानते होंगे कि जापान पर अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, एक 6 अगस्त 1945 को और दूसरा 9 अगस्त 1945 को। तो क्या जापान पर अमेरिका द्वारा केवल यही 2 बम गिराने थे? जी नहीं, दरअसल बात यह है कि तब तक जापान ने सरेंडर कर दिया था और अमेरिका इसीलिए वहाँ पर बम बरसाना बंद कर दिया। एक तीसरा कोर भी तैयार था जिसको असेंबल करके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर बम गिराया जा सकता था, लेकिन तब तक जापान सरेंडर कर चुका था, इसलिए अब इस कोर का कोई इमीडिएट यूज़ नहीं था। कोर दरअसल बात जहाँ पर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है उसी को कोर बोलते हैं। यह कोर हाईली इनरिच्ड प्लूटोनियम का था जो 6.2 kg का था और एक बॉल की तरह था जिसका डायमीटर 3.5 इंच था। अब इस कोर को क्रिटिकल मास एनालिसिस के लिए यूज किया गया। क्रिटिकल मास क्या होता है? जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई इंजन आप डीजल या पेट्रोल इंजन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट रहने के लिए एक मिनिमम फ्यूल उसमें जाना चाहिए जिससे कंटिन्यू स्टार्ट रहे। इस क्रिटिकल मास यह वो मिनिमम मास होता है जिसमें चेन रिएक्शन कंटिन्यू रह सकता है। आप सभी को पता होगा कि जब चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अगर ये तीनों न्यूट्रॉन बाहर डिसअपियर हो जाएं तो चेन रिएक्शन रुक जाएगा, लेकिन इन 3 न्यूट्रॉन में एक न्यूट्रॉन अगले प्लूटोनियम एटम को हिट करता है तो ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो एक मिनिमम मास की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि वहाँ पर पर्याप्त एटम रहेंगे जिससे कि वो नेक्स्ट एटम को हिट कर पाएगा। इस कोर के क्रिटिकल मास स्टडी के दौरान 2 एक्सीडेंट हो गए, एक 21 अगस्त 1945 को और एक 21 मई 1946 को। इन दोनों ही एक्सीडेंट में ऑपरेटर्स का विद इन फ्यू वीक डेथ हो जाता है और 10 लोग इफेक्टेड होते हैं। आज हम उन्हीं दोनों एक्सीडेंट की और डिटेल में डिस्कस करेंगे। डीमन कोर का पहला एक्सीडेंट नागासाकी पर बम बरसाने के महज 12 दिन बाद हो गया। इसमें एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कब ये कोर क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल होने का मतलब चेन रिएक्शन कंटिन्यू हो जाएगा। तो क्रिटिकल करने के लिए कोर के चारों ओर टंगस्टन कार्बाइड के ब्रिक लगा रहे थे, उसके लेयर लगा रहे थे। तो 4 लेयर लगाने के बाद वो दिन भर 21 अगस्त को स्टडी किए। तो डिसाइड किया गया कि कल यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग में 5th लेयर इसके चारों ओर टंगस्टन कार्बाइड लगा के स्टडी किया जाएगा। यहाँ पर टंगस्टन कार्बाइड न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर का काम करता है। न्यूट्रॉन रिफ्लेक्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कोर से जो न्यूट्रॉन निकलेगा बाहर जाके वेस्ट हो जाएगा, और अगर इसके चारों ओर न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर लगा देंगे तो न्यूट्रॉन रिफ्लेक्ट होकर फिर से कोर में वापस हो जाएगा, वापस आकर कोर को क्रिटिकल बनाने में हेल्प करेगा। उन ऑपरेटरों में से एक्सपेरिमेंट जो ऑपरेट कर रहे थे एक हैरी डैगिलियन थे जो कि 23 साल उम्र के थे। वो डिनर करके वापस लैब में आ गए 9:44 पर। वहाँ पर लैब में केवल गार्ड था जो कि 3-4 मीटर दूरी पर उनसे था। अब वो 5th लेयर उस पर लगाने की कोशिश किए, कोर को क्रिटिकल करने की कोशिश किए, तभी डिवाइस से इंडिकेशन आया कि कोर क्रिटिकल हो चुका। अब वो 5th लेयर को हटाने की कोशिश किए, क्योंकि कोर क्रिटिकल हो रहा था इसलिए वो 5th लेयर हटा रहे थे, तभी वो कोर में वो ब्रिक टंगस्टन कार्बाइड का गिर गया। ज्यों ही वो कोर में गिरा तुरंत ही कोर क्रिटिकल हो गया। ज्यों ही कोर क्रिटिकल हुआ, कोर में से न्यूट्रॉन और गामा रे बहुत सारी मात्रा में निकलने लगे और वहाँ से ब्लू लाइट स्पार्क हुआ। ब्लू लाइट इसलिए स्पार्क हुआ क्योंकि जो हाई एनर्जी गामा रेज थे वो उसके अराउंड एयर को आयोनाइज कर रहे थे और फिर वहाँ से ब्लू लाइट निकल रहा था।
ब्लू लाइट की इंटेंसिटी इतनी अधिक थी कि गार्ड जो वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उसको भी एहसास हुआ कि ब्लू लाइट स्पार्क हुआ है। टंगस्टन कार्बाइड के हर एक ब्रिक का वेट 4.4 kg था और ज्यों ही वो कोर में गिरा तुरंत हैरी अपने दाएं हाथ से उस कोर में से टंगस्टन कार्बाइड के ब्रिक को निकाले। इतनी ही देर में हैरी लीथल डोज ले चुके थे और उनके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और एडमिट करने के 25 दिन बाद ही उनका डेथ हो गया। हैरी के एक्सीडेंट के बाद ऑर्डर हुआ कि इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट अकेले नहीं करेगा, लेकिन हैरी के एक्सीडेंट के 10 महीने बाद ही डीमन कोर से दूसरा एक्सीडेंट हो गया। यह एक्सपेरिमेंट पहले एक्सपेरिमेंट की तरह था, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर बेरिलियम यूज़ किया गया था। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में वहाँ पर टंगस्टन कार्बाइड रिफ्लेक्टर था, लेकिन यहाँ पर बेरिलियम का हेमिस्फीयर यूज किया गया था। 2 हेमिस्फीयर थे, उन दोनों हेमिस्फीयर के बीच में कोर था। एक्सपेरिमेंट जैसा कि वीडियो क्लिप में दिखाया जा रहा है उसी तरह ही चल रहा था। इस एक्सपेरिमेंट में को लुइस स्लोथिन और उनके साथ 7 अन्य लोग थे। कोर क्रिटिकल होने के लिए इसमें दोनों हेमिस्फीयर को पास लाया जा रहा था। दोस्तों दरअसल यहाँ स्लोटिन ही खुद ही रूल का वायलेशन कर रहे थे। रूल के अनुसार जब भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा तो दोनों ही हेमिस्फीयर के बीच में एक सिम रहना ज़रूरी है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में स्लोटिन हेमिस्फीयर के बीच में स्क्रू ड्राइवर से गैप को मेंटेन कर रहे थे और अचानक ही स्क्रू ड्राइवर उनके हाथ से स्लिप हो गया और कोर क्रिटिकल हो गया। यहाँ पर भी कोर के ऊपर ब्लू लाइट स्पार्क हुआ, जैसा कि पहले एक्सपेरिमेंट में जो कि 21 अगस्त 1945 को हुआ था, उसी की तरह यहाँ भी ब्लू लाइट स्पार्क हुआ। जल्द ही स्लोटिन ने अपने हाथ से उस हेमिस्फीयर को ऊपर से हटा दिया। इतने में ही स्लोटिन को लीथल डोज मिल चुका था। इस एक्सपेरिमेंट में और 7 लोगों को भी डोज मिला, लेकिन स्लोटिन कोर के ज़्यादा नज़दीक थे, उन्होंने हाथ से उसको टच किया, इसलिए इनको ही लीथल डोज मिला और इनको तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और इनको एडमिट कराने के 10 दिन बाद ही स्लोटिन का डेथ हो गया। इनका भी डेथ न्यूट्रॉन और गामा रेज को बहुत अधिक मात्रा में अब्जॉर्ब करने के नाते हुआ। दोस्तों यही है डीमन कोर के एक्सीडेंट की स्टोरी। डीमन कोर के बारे में इंटरनेट पे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए इस डीमन कोर के बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आपको एटम बम गिराने की ज़रूरत नहीं है, बस वो लाल बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए। इससे चौरसिया जी को और मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।